जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के विभिन्न बिंदुओं पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे उद्घोषणा और कुर्की के बारे में। ये किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आखिरी हथकंडा अपनाया जाता है। इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा की जाती है, और उसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसके विरुद्ध उसकी संपत्ति को कुर्क कर ली जाती है। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। अगर जो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, बड़ा होगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिस्कशन करूँगा। शुरू करते हैं। धारा 84 में कह रहा है कि इफ़ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस आर नॉट। देखिए, ब्रैकेट में दिया गया है कि वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस आर नॉट, मतलब जो सच है उसको लेने के पश्चात अथवा नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सच लिया जाए, बस उसको रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। क्या? दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए वारंट हैज़ बीन इशूड। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध जो है वारंट इशू हो चुका है। बाई इट हैज़ अब्सकॉन्डेड, जो कि भागा हुआ है, एब्सकॉन्डेड है। आर इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। वो अपने आप को छुपा रहा है, और इसलिए छुपा रहा है कि वारंट का जो है निष्पादन न हो पाए। तो कह रहा है कि सच कोर्ट में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट ए स्पेसिफाइड टाइम not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। तब वो क्या करेगा, न्यायालय उसके बारे में एक घोषणा जारी करेगा। और वो घोषणा किस बात का होगा कि 30 दिन से अधिक का उसमें टाइम नहीं होगा, और डेट और समय दोनों फिक्स किया जाएगा, जो कि 30 दिन से अधिक का नहीं होगा, कि उसको कहाँ उपस्थित होना है और किस समय उपस्थित होना है और किसके समक्ष उपस्थित होना है। इस बात का उल्लेख करते हुए उद्घोषणा किया जाएगा। अब उद्घोषणा का मोड क्या होगा, ये धारा 2 में बता रहा है। द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोज। उसका पब्लिकेशन कैसे किया जाएगा, पब्लिश कैसे किया जाएगा? तो पहला कह रहा है, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडिस। मतलब वो सामान्यतः जहाँ निवास करता है वह व्यक्ति, चाहे वो टाउन हो चाहे विलेज हो, उस जगह पर उसको जो है पढ़कर लोगों को सुनाया जाएगा। मैंने एक प्रकार से मुनादी कह लीजिए, डुगडुगी पिटवाना। दूसरा कह रहा है कि इट शैल बी एफिक्स टू सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टेट in which such person ordinarily resides, or to some conspicuous place of such town or village। उसके शहर या गांव में जहाँ वो निवास करता है उसके मकान के एक माने कंस्पिशियस पार्ट पर, मतलब जो जहाँ से दृश्यमान हो, दिखाई दे सबको, वहाँ पे चिपका दिया जाएगा, एफिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक कॉपी देयर ऑफ शैल बी एफिक्स टू सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस। कोर्ट के सामने भी जहाँ से दृश्यमान हो, सबको दिखाई दे, कंस्पिशियस पार्ट पर चिपका दिया जाएगा एक कॉपी। उसके बाद कह रहा है कि द कोर्ट में आल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन ए डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडिस। मतलब वो चाहे तो न्यायालय अगर उचित समझता है तो एक आदेश कर सकता है कि उसकी कॉपी जो है दैनिक समाचार पत्र में, जहाँ वो व्यक्ति निवास करता है, जहाँ वह समाचार पत्र रेगुलेट होता है, वैसे समाचार पत्र में भी पब्लिकेशन किया जाए। अब धारा 3 कह रहा है कि ए स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence
that the requirements of the section have been complied with and that the proclamation was published on such day। देखिए, जब ऊपर जो उपधारा 2 में जो कार्य किया गया है वैसा कर दिया जाता है तो इस बात का निश्चायक साक्ष्य हो जाएगा। ये कह रहा है कि कंक्लूसिव शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। किस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वो जो कंप्लायंस है उसका कर दिया गया है और उस डेट पे पब्लिश कर दिया गया प्रोक्लेमेशन, इस बात का वो निश्चायक सबूत हो जाएगा। चौथा उदाहरण कह रहा है कि वेयर ए प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1 इज इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल with imprisonment of 10 year or more or imprisonment for life or with death। अगर जो कोई ऐसा अपराध के संबंध में प्रोक्लेमेशन निकाला गया है जो 10 साल से ऊपर के सज़ा वाला कारावास से सज़ा से दंडनीय है अथवा उससे अधिक का है या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से सज़ा से संबंधित कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध से संबंधित कोई व्यक्ति के बारे में प्रोक्लेमेशन किया गया है अंडर दिस भारतीय न्याय संहिता 2023 और अंडर एनी अदर लॉ। ये कह रहा है चाहे भारतीय न्याय संहिता के अधीन किया गया है या किसी अन्य लॉ के अधीन कोई अपराध किया गया है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन। जो प्रोक्लेमेशन में प्लेस और स्थान की बात कही गई है, स्पेसिफाइड किया गया है, वहाँ पर वो उपस्थित होगा। तो अगर वो फेल कर जाता है, नहीं उपस्थित हो रहा है, तो द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट प्रोनाउंस हिम ए प्रोक्लेमेंड ऑफेंडर एंड मेक ए डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट। और वो क्या करेगा, उसके विरुद्ध उद्घोषणा कर देगा कि यह व्यक्ति जो है उद्घोषित अपराधी है। अब उद्घोषित अपराधी तो भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, उसका प्रभाव भी होगा और उसकी प्रक्रिया फिर वही अपनाई जाएगी जो कि ऊपर जो है क्लास 2 के और क्लास 3 में या जो है क्लास 4 के जो है सब सेक्शन 1 में जो बातें कही गई हैं उसका भी प्रभाव वही होगा, सब कुछ उसी तरीके से होगा। द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 and 3 शैल अप्लाई टू ए डिक्लेरेशन मेड बाई द कोर्ट अंडर सब सेक्शन 4। मतलब जो धारा 4 में प्रोक्लेमेंड ऑफेंडर के बारे में बात किया जा रहा है तो वो सब कुछ प्रक्रियाएँ उसी तरह से अपनाई जाएगी जो धारा 2 और 3 में अपनाई गई हैं। एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1। तो ये यहाँ ये उसके उद्घोषणा के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब प्रॉपर्टी उसकी कब अटैच की जाएगी उसके बारे में धारा 85 बता रहा है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग, जो भाग गया है व्यक्ति, उसके प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि द कोर्ट इशूइंग ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेमेंट पर्सन। जो प्रोक्लेमेंट पर्सन है, उद्घोषित व्यक्ति है, अगर जो उसके विरुद्ध धारा 84 में उद्घोषणा जारी किया गया है और वह उद्घोषणा जिसके विरुद्ध जारी हुआ है उसके उद्घोषणा के बाद जब भी ऐसा लिखित में कारण होगा जो लिखित में किया जाएगा कोर्ट द्वारा, और वो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो या चाहे दोनों हो, उसको अटैच कर दिया जाएगा। अब प्रोवाइडेड करे कि प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाई एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू whom the proclamation to is to be issued। अब परंतु कह रहा है कि ये तभी किया जाएगा जब इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो अपने प्रॉपर्टी के को डिस्पोज कर दिया है पूरा या कुछ उसके भाग को, अथवा इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या तो वो अपने जुडिक्शन के जो लोकल जुडिक्शन है कोर्ट के उसके
भीतर से प्रॉपर्टी को बाहर कहीं जो है या तो उसके पार्ट को या तो पूरा जो है हटाना चाह रहा है या हटा दिया है, तो इफ़ में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली विथ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। ऐसा अगर जो एफिडेविट के माध्यम से जो प्रोविजो दिया गया है, ऐसा कुछ साबित कर दिया जाता है कि ऐसा कंडीशन है ए और बी के द्वारा, तो जो मेंशन किया गया है, तो वो क्या करेगा न्यायालय कि अटैचमेंट करेगा प्रोक्लेमेशन के साथ साथ, मतलब जो प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा किया गया है उसी के साथ साथ अटैच भी कर देगा। अब इसके बाद से सच कह रहा है कि सच ऑर्डर सेल अथॉराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, एंड इट सेल अथॉराइज the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situate। ये कह रहा है कि जो जहाँ पर प्रॉपर्टी है वहाँ के अगर जो जहाँ अटैच किया जा रहा है वहाँ के मजिस्ट्रेट द्वारा उसको इंडोर्स करके, चाहे उसके लोकल जुडिक्शन के अंदर है कोर्ट के या उसके बाहर का है, तो वहाँ के जिसके अधीन वो प्रॉपर्टी है जुडिक्शन में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनके इंडोर्समेंट से उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। तीसरा क्या है, इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्स टू बी अटैच इज ए डेप्ट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। अगर जो डेप्थ और अदर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है तो इसमें कह रहा है कि बाय सीजर, उसको सीज करके, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसके बाद लिए कोई अपॉइंटमेंट नियुक्त करके, रिसीवर नियुक्त करके, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेमेंट पर्सन आर टू एनी वन ऑन हिज बिहाफ। वो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको डिलीवर करने की बात कही गई है उसको करके, बाय ऑल आर एनी टू ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट थिंक फिट। इसमें से सभी द्वारा या किसी दो के माध्यम से, मतलब दो जो मोड बताए गए ABC 3 तरीके के, उसमें कह रहा है कि या तो सभी के द्वारा या किसी दो तरीके से, अगर जो डेप्ट से संबंधित है या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इस 3 या 2 के कंडीशन में किया जाएगा अटैच। चौथा कह रहा है कि उपधारा की इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर द बी टू बी अटैच इज इमूवेबल, अगर जो कोई स्थावर संपत्ति के संबंध में प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर किया गया है, तो द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट का वह उससे रेवेन्यू पे किया जा रहा है, उस कंडीशन वाली संपत्ति बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड एंड इन ऑल अदर केसेज। ये कह रहा है कि जहाँ पे कोई इमूवेबल स्थावर संपत्ति है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, जिसका रेवेन्यू दिया जा रहा है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे ज़िले का कलेक्टर जिसके अधीन वो नियुक्त है उसके माध्यम से किया जाएगा। और अन्य सभी मामलों में, यानी कि जो उपधारा 3 के कंडीशन है उसको छोड़ करके, बाय टेकिंग पोजीशन, उसको पोजीशन लेकर के, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर को नियुक्त करके, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेमेंट पर्सन आर टू एनी वन ऑन हिज बिहाफ, या तो उसको मना करके कि किसी व्यक्ति को ऐसा न किया जाए, प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी भाटक वगैरह है उसको न दिया जाए या किसी व्यक्ति को दिया जाए, ये आदर करके, या बाई ऑल आर एनी टू ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट थिंक फिट। इसमें भी कह रहा है कि या तो 2 मेथड से या तीनों मेथड में से उपयोग करके उसका अटैच किया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ लिव ब्लॉक स्टॉक आर इज ऑफ ए परिसेबल नेचर द कोर्ट में इफ इट थिंक इट expedient order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the court। अब ये कह रहे हैं कि कोई परिसेबल नेचर का है या कोई नष्ट होने वाला ऐसा है जीव जंतु है
तो उसको तुरंत जो है क्या करेगा, आदेश द्वारा कहेगा कि इसको जो है नीलामी करके बेच दिया जाए। द पावर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम एज दोज ऑफ ए रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जो रिसीवर नियुक्त किए जाएंगे हैं, भले क्रिमिनल प्रोसीजर के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन उनकी लायबिलिटी और ड्यूटी सब क्या होगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित है उसी के तरीके से यहाँ पर भी होगा। अब इसके बाद से एक और बात कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेमेंट पर्सन। ये देखिए नया धारा जोड़ा गया है धारा 86 में कि जिसका उद्घोषित अपराधी जो है, जो उद्घोषित व्यक्ति है, उसके संपत्ति को अटैच करने के लिए उसका चिन्हित किया जाना। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेमेंट पर्सन। द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस initiate the process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8। देखिए यहाँ पे ये इसलिए कह रहा है कि कोर्ट जो है अगर जो ऐसा लगता है तो लिखित में रिक्वेस्ट कर सकता है किसको, पुलिस ऑफिसर को, जो कि पुलिस अधीक्षक के श्रेणी से नीचे का नहीं है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, उसको इस बात के लिए कि वो एक उसकी जो प्रोक्लेमेंट पर्सन है उसका जो प्रॉपर्टी अटैच होना है उसको आइडेंटिफिकेट किया जाए, और वो इस पर्पज़ से जो कि चैप्टर 8 में व्यवस्थाएं जो दी गई हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर वो कर सकता है। तो वीडियो लंबा होगा, अभी इसको हम थोड़ा यहाँ विराम देते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी अटैच हो गई है उसके बारे में क्लेम कौन कर सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, कितने दिन के भीतर किया जा सकता है और किसके समझ किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे हम कि जब कोई प्रोक्लेमेंट पर्सन है वो न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो किस कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दिया जाएगा, या किस कंडीशन में वो उपस्थित नहीं होता है तो सेल कर दिया जाएगा, या फिर से उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा जो अटैच प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं विराम देना चाहता हूँ, और मेरा निवेदन है कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं तो आपको सूचना इसकी तुरंत मिल जाए, और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।